नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 6 तारीख को हमारी जो हेयरिंग थी रेंट के मैटर में, उस विषय में हम थोड़ा समझेंगे। और उसके बाद एसआरए में जो जो प्रॉब्लम्स आते हैं, देखिए नादानियाँ हमने भी किया जिसका भुगतान हमको करना पड़ रहा है, वो भी हम समझेंगे कि आने वाले समय ये नादानी हम नहीं करें, क्योंकि हमने इस समय को देखा जिसमें हमारा अधिक से अधिक समय व्यर्थ हो गया। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किस मैटर में क्या करना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए। तो दोस्तों आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो दोस्तों मैं बताता हूँ 6 तारीख की हेयरिंग में क्या हुआ। हेयरिंग 3 बजे की थी, जो कि आपको तो पता है कि एआर डिपार्टमेंट में इतनी भीड़ होती है, क्योंकि एआर डिपार्टमेंट में जो मैडम बैठी है संध्या बाबन को ले, वो पूरे गांव बसा लेती है। इतनी हेयरिंग्स होती है लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। सालों साल हेयरिंग चलती है। तकलीफ इस बात की है, लेकिन हमारी हेयरिंग एक ही दिन पे क्लोज हुई। उसमें मुद्दा ये था कि हमारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन। हमने भी बोला ठीक है, वेरिफिकेशन आप कीजिए। हमने आधार कार्ड की कॉपी दिया, जो 6 लोग थे उन 6 लोग ने अपने अपने आधार कार्ड की कॉपी दी। एनेक्शल 2 की कॉपी, जो भी सर्टिफाइड कॉपी थी, वो हमने प्रोड्यूस की कि भैया ये हमारा एनेक्शल 2, हम पात्र सदस्य हैं। उसके बाद शुरुआत हुई तो उन्होंने बिल्डर से पूछा। तो बिल्डर के जो एडवोकेट हैं मिस्टर मनोज शर्मा जी ने ये कहा कि भाई ठाकुर को हमने 7 लाख रुपए दिए, दूसरे को 7 लाख दिए, किसको क्या दिए, मतलब इस तरह से लमसम अमाउंट की बात उन्होंने कहा। उन्होंने अपना पक्ष रखा। मेरा समय आया तो मैंने बोला कि मैडम मुझे एक बात बताइए, हमारे जो डेवलपर्स हैं, हमारे साथी डेवलपर्स हैं, उनका कहना है कि हमने इतने इतने अमाउंट दिए हैं, लेकिन सबसे पहली बात उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारा घर कब टूटा है। क्योंकि जब तक आपको कार्यकाल पता नहीं चलेगा कि कितना लंबा समय बीत चुका है, तब तक भाड़े के मैटर में डिटेल्स नहीं मिल पाएगा ना। तो मैडम, हम पहले एक चीज़ चाहते हैं कि डेवलपर जब पहली बार जो भी रिपोर्ट सबमिट किया, वो सबमिट आफ्टर थॉट है, जो अपने मन मुताबिक बनाई गई है, जिसके अंदर कहीं भी कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं है। ना हमारी पात्रता के विषय में है, ना हमारे घर के जो हमने सरेंडर किए या डिमोलिशन हुआ उस दिन के बारे में है, ना भाड़े के विषय में। लास्ट में इन्होंने बता दिया कि भैया 2022 में 2023 में हमने भाड़े दिए ना। मैडम, डिटेल्स हमने आपको सबमिट किए, पूरा डिटेल्स जितने भाड़े हमारे पास आए वो डिटेल्स हमने हमारे जो पासबुक की एंट्री है वो आपको बता दिया, हमने सबमिट कर दिया। ये ओरिजिनल पासबुक की ये चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं। और सेल्फ अटेस्टेड हमने दिया है, ऐसा भी नहीं है कि सेल्फ अटेस्टेड हमने दिया है कि भाई हम ही सबमिट कर रहे हैं। गलत होगा तो हम जिम्मेदार होंगे, लेकिन हम क्यों गलत करें। बिल्डर वहाँ बता रहा है किसी का 12 महीने का भाड़ा है, किसी का 14 महीने का, किसी का 4 महीने का, किसी का 6 महीने का। मतलब ये क्या सिस्टम है। चलिए, एक व्यक्ति झूठ बोलता होगा, पूरी की पूरी स्कीम झूठ बोलती है, लेकिन इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट किया है, जो कि सीओ साहब ने बोला था, सीओ साहब ने बोला था कि भाई ये जो डिटेल्स है वो सबमिट कीजिए आप, और उसके बाद मेरे पास हेयरिंग लगाइए। तो मैडम, आपने ऑर्डर दिया था कि जो भी डिटेल्स होगा वो अपीलेंट को भी सर्विस किया जाए। तो इनसे पूछिए क्या इन्होंने हमें रिपोर्ट दिया। पहली बात तो विद इन अ टाइम पीरियड में इन्होंने कोई सर्विस नहीं किया, कोई रिपोर्ट दिया ही नहीं, सर्विस की बात दूर की। उसके बाद हमें जो समय दिया गया था, हमने अपना सेस फाइल कर दिया कि डेवलपर्स या प्रशासक या किसी ने भी हमको कोई रिपोर्ट नहीं दी है। अब ये रिपोर्ट डालने के बाद आपने ऑर्डर पास किया, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपने हमारी रेमेडी को डिप्राइड कर दिया है।
जब तक हम उस चीज़ को देखेंगे नहीं, उसमें क्या त्रुटियां हैं ये बताएंगे नहीं, तो आपने ऑर्डर कैसे पास किया? तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, इसी विषय में हमने किया है, अब डेवलपर्स को, फिर वो डेवलपर्स के एडवोकेट पर डेवलपर भड़क गई, बोले नहीं ऐसा नहीं चलेगा, मुझे पूरा डिटेल्स चाहिए विद इन ए 7 डेज, 7 दिन में आप रिपोर्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स है ये बता रहे हैं, इनके भाड़े इतने आए, इतने पेंडिंग है, मैं इनके भाड़े ट्रांसफ़र करने के लिए भेज रही हूँ, मैं इनके भाड़े ट्रांसफ़र करने के लिए भेज रहा हूँ। ये हियरिंग में मैडम संध्या बावनकुले ने लोगों का साथ दिया और हमारी वहाँ पे हियरिंग क्लोज हो गई। हमारे जो भी मैटर थे हमें बताया गया कि भाई आपके जो भी आधार कार्ड है और डिटेल्स आप दे दीजिए, हम एफसी को भेजेंगे, तो हमने वो सबमिट वहीं पे कर दिया। जो भी आधे घंटे की हियरिंग चली उसके अंदर हमने पूरा डिटेल खोल के रखा कि भाई डेवलपर ने जो भी दिया सर्टिफिकेशन वो गलत है। फिर उसके बाद बात आई रिलेशन की कि भैया एक व्यक्ति मर चुका है, उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं कराया है, उनको भाड़े उनको कैसे मिलेंगे? तो मैंने बोला डेवलपर ने जो रिपोर्ट सबमिट किया है मैडम, उसके अंदर एक व्यक्ति का नाम है, उसकी जगह किसी और को भाड़े जा रहे हैं। तो मैडम ने कहा कि भाई जो भाड़े जिसका नाम है उसने ऑब्जेक्शन लिया क्या है? मतलब मैडम ऑब्जेक्शन लिया नहीं ले, हमारी सोसाइटी है, हम ऑब्जेक्शन ले रहे हैं ना, प्रायोरिटी सबको होनी चाहिए। अगर ये दूसरे को भाड़े दे रहे तो हमारे यहाँ खरीदी बिक्री बहुत लोगों ने किया, फिर उनके नाम से भाड़े दीजिए, उनको भी घर दीजिए। लेकिन क्या आप मुझे बताइए ये रूल है, कानून है ये? अगर कानून है या आप एक्सेप्ट करती हैं तो एज वेल एज गुड। तो मैं मेरे यहाँ के लोगों को जिन्होंने भी खरीदी बिक्री किया है उनको भेजता हूँ आपके पास कि भैया हमारे नाम से हमको भाड़े दिया जाए, हमको घर दिया जाए। तो क्या सरकार ने ये नीति बनाई है? तो अपने मन से तो ऑर्डर नहीं होते ना मैडम। तब जब रूल की बात आई तो मैडम ने कहा ठीक है मैं इसके ऊपर देखती हूँ ना, ठीक है देखिए। लेकिन यहाँ डेवलपर्स ने खरीदी बिक्री जो नए मेंबर्स खरीदी उनको भाड़े बीच बीच में दिए, लेकिन एक्चुअल लोगों को भाड़े नहीं दिए। फिर मैंने कहा कि मैडम इन्होंने दिखाया कि मुझे आखिरी भाड़ा 5/11/2022 को दिया गया। मतलब मैं एक्सेप्ट करता हूँ, 5/11/2022 को मैंने भाड़े रिसीव किए, मेरे बैंक में आए हैं, लेकिन वो भाड़े जो थे वो 2020 और 21 के थे। तो 20 और 21 के भाड़े को 2022 में दे दिया, मतलब 2022 तो भाड़ा क्लियर, तो उसके पहले के भाड़े का क्या? मैंने रिपोर्ट में तो झूठ नहीं, मैंने लिखा है ना 5/11/2022 को मुझे भाड़े मिले, लेकिन वो 2020 के भाड़े थे। तो जो इन बिटवीन में जो गैप था उस गैप का बकाया कौन देगा? तो ये चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट किया, फिर भड़क गई, बोले नहीं मुझे पूरा डिटेल चाहिए, ईयर टू ईयर डिटेल चाहिए, कैसे ट्रांजेक्शन कब कहाँ और किसको ट्रांजेक्शन किया है, पूरी डिटेल चाहिए मुझे। अब देखना ये है कि हियरिंग बंद हो चुकी है और अब ये मसला आगे भाड़े आते हैं या नहीं आते हैं। तो दोस्तों हम इस मैटर को यहीं क्लोज करते हैं। अब जब भाड़े अगर आ जाएंगे तो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आपको ये सोच रहे होंगे कि मैं ये चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसके लिए बता रहा हूँ कि ये जो हमारे ऊपर घटित हुआ ये आपके ऊपर नहीं हो, तो आप अपनी तैयारी कीजिए, आप अपनी तैयारी कीजिए। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, एक मालाड के यादव जी, अमरनाथ यादव जी हैं, वो तो कमेंट में लिखते हैं कि सर आप जो बताया मुझको फॉलो किए, बहुतों को हमने भाड़ा दिलाया, अभी तक हम भटक रहे थे। तो ये जो चीज़ें हैं, नॉलेज, ये जानकारियाँ, ये कभी भी आपको धोखा नहीं देंगी। तो सबसे पहले तो मैंने पिछली वीडियो में कहा था, आप भी बता रहा हूँ, हमने जो गलती की वो मत कीजिएगा। अब जब भी 153 में आप भाड़े के लिए जा रहे हैं, चाहे वो नोडल ऑफिसर को दे रहे हैं या आप 153 में एआर मैडम को दे रहे हैं, आपको आप बिल्डर ने जितने भाड़े दिए हैं उस सब की पासबुक, जो आपकी बैंक की पासबुक है, उस सब की एंट्री लगाना है, उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है और डिटेल्स देना है कि भैया ये साल का भाड़ा ये डेट को दिया, ये साल का भाड़ा ये डेट करे, ईयर वाइज आप करके दीजिए, और मेरा अभी तक का किराया इतना बाकी है। तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास एविडेंस है और एविडेंस को कोई भी नकार नहीं सकता है।
तो ये चीज़ हमने गलती की थी उस समय, हमने गलती की थी। हमने अब इंडिविजुअल डाला, अब धीरे 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 गाड़ी लाइन पे आ रही है। ठीक है, थोड़ी गलतियां हमारी थी क्योंकि हम इनोसेंट थे, हमें पता नहीं था, लेकिन हमने इस चीज़ से सीखा कि नहीं, हमें पूरा डॉक्यूमेंट डालिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, लास्ट भाड़े का दिखा देते, भैया ये भाड़े, तो बिल्डर उसी का फ़ायदा, भाई ये साल में तो दिया मैंने, लेकिन उसके 2 साल बीच में जो गैप था या 1 साल का गैप था, उसका भाड़ा कौन देगा। और हम तो 2017 में घर खाली किए, 25 नवंबर 2017 को। उसके बाद 25 नवंबर 2018 से हमें जब भी भाड़ा, 3 भाड़े और मिले, वो बाकायदा ऑर्डर से मिले। मैंने बताया मैडम को, ये सब मुझे ऑर्डर से मिले। तो बाकी भाड़ा क्या, तो बाकी भाड़ा नहीं है हमारा। समय 7 साल हो गए, ये बता रहे कि भैया 2 लाख रुपया भाड़ा है ईयरली, तो 4 साल काट, और बिल्डर कह रहे कि 7 लाख भाड़ा दिए। भाई इन्हें 1 लाख और कम बता रहे कि भाड़े तो मुझे 8 लाख मिले, भाड़े तो मुझे 8 लाख मिले, तो 7 ही बता रहे हैं। तो सच तो मैं बता रहा हूँ कि भाई 8 लाख दिए मुझे, लेकिन मेरा और 3 साल का बाकी है, जो 7 लाख का भाड़ा और मेरा निकलता है। तो ये देखते हैं आगे क्या होता है, उस विषय में भी मैं जानकारी दूंगा। अब चलते पहले इस सारे में जो परेशानियां होती हैं, अब 153 का तो मैंने समझा है, 153 कहीं भी आप डालिए तो आपके पुराने डिटेल्स पहले लगाइए और अपडेट कीजिए, आपके एक्स्ट्रा पेज लगाइए, उसमें लिखिए, चाहे टाइपिंग कीजिए, लिखिए कि भैया ये भाड़ा ये डेट को बिल्डर ने दिया और ये भाड़ा ये ईयर का था। मतलब जैसे 2015 में भाड़ा दे रहा है जून महीने का, तो जो जून महीने का जो भाड़ा अगाऊ भाड़ा है, तो 2015/2016, क्योंकि 2016 तक का है, जून तक का, तो वैसे डालते जाइए और डिटेल बताइए, भैया इस साल बीच में गैप मत छोड़िए 1 भी साल का, और डिटेल्स पूरा लगाइए। तो ये एक चीज़ हो गई। तब आपको बार बार ये नहीं बोला जाएगा कि मुझे रिपोर्ट दो, मुझे आपका डिटेल्स दो, तो एक ही बात दे दीजिए ना। तो ये चीज़ हमने किया, अब उसका बेनिफिट हमको मिल रहा है। अब देखेंगे देखेंगे। अब मैडम ने बोला 1 हफ्ते के अंदर आपका पेमेंट आ जाएगा, कोई टेंशन मत, तो हो सके 2-4 दिन में आ जाएगा, क्योंकि आपके डिटेल्स हैं और मुझे भाड़े देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। भाड़े ऑलरेडी बिल्डर ने जमा किए, क्योंकि 2 करोड़ जमा किए, जो कि 12 करोड़ जमा करना था, लेकिन उन्होंने 2 ही करोड़ जमा किए। तो भाई 2 करोड़ में पहले से जो जो आ रहे हैं उनके तो खाली दीजिए, उसके बाद तो बिल्डर भरेंगे ना। क्योंकि बिल्डर ने क्या किया है, 2 करोड़ भाड़े भर दिया। अब जब भी उनको भाड़े की बात आती, वो सीधा बोलता है मैडम मैंने तो दे दिया, भाड़ा भर दिया हूँ, दीजिए इनको। तो अब यहाँ पे ये है कि पहले जो भी है इस चीज़ को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों दूसरी चीज़ें बहुत सारी हैं जो मुझे कमेंट्स भी आते हैं। एक प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा इशू है, जो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था, जिसका जवाब मैं नहीं दे पा रहा, तो बार बार मुझे कह रहे सर रिप्लाई नहीं दे रहे, क्योंकि मैं आपको बताया कि मैं पिछले महीने भर से थोड़ा सा बच्चों की छुट्टी थी, तो यहाँ वहाँ घूमने के चक्कर में परेशान था। मैंने बहुत जगह से वीडियोस भी डाली, तो उस चक्कर में मेरा बहुत सारा गैप भी हो गया, बहुत सारी वीडियोस मैंने नहीं भी डाली हैं। तो मैं पहले उनको समाधान मैंने किया, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। कारण क्या है उनका, ये भी बताता हूँ। अब उन्होंने रूम खरीदा है एनेक्शर के बाद। अब जब 2006 में एनेक्शर बना या 2012-15 जो भी बना हो, इन्होंने 2015-17 में रूम खरीदा है, एनेक्शर बना, फिर डेवलपर जो था वो ब्लैक लिस्ट हुआ, टर्मिनेट हो गया, मतलब एनेक्शर के बाद कोई काम हुआ नहीं। अब वहाँ पे नया डेवलपर अपॉइंट हुआ है। अब नया डेवलपर अपॉइंट है, तो उसमें टोटल 23 से 24 लोग बता रहे हो कि 24 लोग ऐसे हैं जिन्होंने खरीदी बिक्री किया है। मैंने उनको बताया कि भैया देखो, ट्रांसफ़र का कोई जीआर नहीं आया है, जो खरीदी करते झोपड़पट्टी में, फ्लैट वगैरह में तो भाई आ गया है सर्कुलर 145 के हिसाब से। अब 5 साल के बाद खरीदी बिक्री कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी तक झोपड़पट्टी में नहीं आया कि झोपड़पट्टी में एनेक्शर के बाद आप घर खरीदते हैं तो आपका नाम एनेक्शर में आएगा या नहीं आएगा। अब आप देखिए, मार्केट में जो एजेंट बैठे हैं वो तो पैसे लेके करा देंगे, 2, 5, 8 लाख देंगे, आपका करा देंगे, आपका नाम भी आ जाएगा। मैं खुला कहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है।
मैंने उस चीज़ को अधिकारी के सामने रखा था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन आप जब वहाँ पे 24-25 जन हैं और आपके यहाँ प्रोजेक्ट रुका पड़ा है और आपने झोपड़े लिए हैं और आपका कहना ये है कि भाई ये झोपड़े के अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो आपकी चीज़ें गलत नहीं है, तो वास्तविकता है। क्योंकि हम झोपड़ी धारकों के पास हमारे छत के अलावा और कुछ नहीं होता, हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं होता है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ कमाते, रोज़ खाते हैं। कभी कभी तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको वड़ा पाव खा के या भूखे पानी पी के सोना पड़ता है। ठीक है, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती रहती है, इसके बारे में शिकायत करके कोई मतलब नहीं। लेकिन शिकायत वहाँ होगी जहाँ मेरा अधिकार का हनन हो रहा है। तो भाई आप लोगों को क्या करना है ये पहले बताओ। देखो, नाम तो ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को पूरी कोशिश करना है कि आप उस चीज़ की कंप्लेंट बनाइए। जितने भी लोग हैं मिल के कंप्लेंट्स बनाइए और कंप्लेंट्स में ये बताइए कि भाई यहाँ पे प्रोजेक्ट रुका हुआ था और ये इतने साल पुराना एनेक्चर है, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और उसके बाद बहुत सारे जीआरस भी आए हैं। जो सरकार का अध्यादेश है वो बदली हुआ है, 2015 में बदली हुआ है, 2018 में बदली हुआ है। तो क्या हमें उसका लाभ मिलना चाहिए या नहीं? 2015 में बायोमेट्रिक भी हुआ, तो बायोमेट्रिक क्यों नहीं कराया गया हमारे यहाँ पे? तो ये चीज़ आप कंप्लेंट फाइल कीजिए पूरी मेजोरिटी के साथ, सीईओ एसआरई के पास, कलेक्टर के पास, आपके कंप्लेंट अथॉरिटी के पास और आपके मुख्यमंत्री, हाउसिंग डिपार्टमेंट, मुख्यमंत्री, सबको कंप्लेंट फाइल कीजिए कि भाई आप हमारे जो झोपड़े हमने खरीदे यहाँ पे एनेक्चर के बाद यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ इतने वर्षों से, और हम अनजान लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, हमें नहीं पता था क्या प्रॉब्लम है, क्या एसआरए का रूल्स है। हमने झोपड़े खरीदे, हमसे गलती हुई है। आप ये मत बोलिए कि हमने गलती नहीं, हमसे गलती हुई है क्योंकि हम अज्ञानी थे, हमें कानून नहीं पता है। हमें यहाँ पे कोई समझाया नहीं, ना सोसाइटी ने बोर्ड लगाया कि भैया एसआरए हो गया, कोई खरीदी बिक्री मत करो। भाई जब सोसाइटी थी तो सोसाइटी को रोकना चाहिए था ना, खरीदी बिक्री बताना चाहिए था ना, भाई आप खरीदेंगे तो आपको प्रॉब्लम है। लेकिन सोसाइटी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया इसके अंदर, तो हम अनजान लोग फंसे इस पे। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे इतने लोगों का एनेक्सल का रीवेरीफाई किया जाए और हमारे नाम एनेक्सर में चढ़ाए जाए और उसके जो भी ट्रांसफ़र चार्जेस है 40,000 रुपया रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल 60,000 रुपया वो हम भरने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे सरकार की जो भी रेवेन्यू है चार्जेस है हम देने को तैयार हैं। तो आप ये काम करिए। यदि आपने नहीं किया तो दोस्तों आप मुझे ये मत बताइए कि सर इसके आगे कोई रूल्स, प्रधानमंत्री योजना, कोई योजना नहीं है, कोई योजना नहीं है। मैंने आपको एक बात कहा था और आज भी कह रहा हूँ, ये जो हमारी केंद्र की सरकार है ये कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को घर देना है 2024 तक। आज लोग बेघर हैं 6-6 साल से, 8-8 साल से, 10-10 साल से, और ये जिनके झोपड़े हैं उनको बेघर कर दिए जा रहे। तो आप घर किसको देने वाले ये तो पता ही है, लेकिन सरकार का उसके ऊपर कोई जवाब नहीं है कि मात्र ये प्रोपोगंडा है, मात्र प्रोपोगंडा है। ये आप जिसको मकान दे रहे दीजिए, मुझे को नहीं, लेकिन मेरे मकान है, मैंने खरीदे हैं, मेरे डॉक्यूमेंट है, मैंने पैसे भरे। मुझसे गलती हुई कि भाई एनेक्शन तो पहले बना था और यहाँ प्रोजेक्ट रुका पड़ा था, अब ने खरीद लिया है। तो भाई गलती पे तो कोर्ट भी माफ़ करता है ना, गलती मान लेने पे कोर्ट भी माफ़ करता है। तो हम माफ़ी मांग रहे, जो भी चार्जेस हैं वो भरने को तैयार है, ट्रांसफ़र के तो करिए, उस पर जीआर निकालिए, और नहीं तो रीवेरीफाई करके हमारा नाम इंटर कीजिए। तो दोस्तों ये आपको करना पड़ेगा। ये आपका प्रॉब्लम अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, ये समस्या अकेले की नहीं है, ये मुंबई में तकरीबन लाखों से ज़्यादा लोगों की समस्या यही है, जिनके डॉक्यूमेंट्स जो
एनेक्सर के बाद उन्होंने घर खरीदे, डॉक्यूमेंट बाद में किए हैं। पहले वर्ग डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जो पहले नाम आ गया वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो जब संविधान के अंदर अमेंडमेंट हो सकता है, तो क्या इस रूल में अमेंडमेंट नहीं हो सकता? क्यों लोगों को बेघर किया जा रहा है? क्यों सरकार मुंबईकरों को घर मुंबई से बाहर करना चाहती है? ये बताइए ना। तो सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने जो भी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा हूँ कि आप 24 लोग बना के लेके एक पिटीशन तैयार कीजिए। पिटीशन का मतलब कंप्लेंट, आपका एप्लीकेशन, क्योंकि हम जो कंप्लेंट जो एप्लीकेंट डालते हैं उसको पिटीशन ही कहा जाता है। तो आप पिटीशन बनाइए, उस पर सबकी सिग्नेचर लीजिए, आप सब जगह डालिए, बैठिए, जनता दरबार में बैठिए, मंत्रालय में जनता दरबार तो वहाँ बैठिए, एक साथ जाइए। देखिए 24 लोग हैं, बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, 100% आप सक्सेस होंगे। हमारे ये बगल में जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना खूतवाड़ी में, यहाँ भी हुआ था, यहाँ भी होता है। एनेक्शन बराबर नहीं था, हमने रिव्यू अभी वापस यहाँ पे 50% से ज़्यादा लोगों को खरीदी बिक्री हो चुकी है, मोर देन 50%। ठीक है, अभी एनेक्शन बनाने चाहिए, रोज बायोमेट्रिक करे, कोई बायोमेट्रिक करने को तैयार नहीं है खुतवाड़ी भी में। बोले नहीं चाहिए हमको बायोमेट्रिक, हमको ऐसा चाहिए ही नहीं, अवॉइड कर रहे हैं। भाई 51% लाना है तुमको, 51% देंगे नहीं। तो ये जो चीज़ें चल रही है, ये आपकी ताकत है, आपको करना पड़ेगा। सोसाइटी नहीं करती है, आप 24 लोग मिलके करिए पहले, और लोगों को समर्थन में लीजिए, उनकी भी साइन कीजिए जो पात्र है कि भैया करना पड़ेगा, ये हमारे साथ वाले लोग हैं। तो अगर इन्होंने बाद में खरीदा तो प्रोजेक्ट क्यों अगर ये प्रोजेक्ट हो गया होता तो भाई वो झोपड़े खरीदी बिक्री का सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन आज जिस व्यक्ति की मकान अपात्र होते ना, उनको दर्द कितना होता ना, ये सिर्फ वही व्यक्ति जानता है। आज जिस व्यक्ति को मात्र खरीदी बिक्री के नाम पे अवॉइड किया जाता है ना, ये व्यक्ति वही जानता है कि उसने पैसे देके मकान लिए, उस मकान को सजाया है, संवारा है। वो घर नहीं, उनके लिए एक मंदिर की तरह है। तो सरकार को भी आगे पहल करना चाहिए और इस चीज़ में कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। 2019 में आवाड़ साहब ने भी ये चीज़ की बात की थी, जितेंद्र आवाड़ साहब ने इस चीज़ में मुद्दा उठाया था। तो उस मुद्दे को आगे ले जाना बहुत ज़रूरी है, जिसका पब्लिकेशन भी हुआ। लेकिन ये ज़रूरी है आज हमारे मुंबईकर भाइयों के लिए, जो ये छोटी सी नादानी की वजह से बेघर हो रहे हैं। तो क्या सरकार इनको बचा नहीं सकती? कर सकती है, कि उन्होंने कोई गलती नहीं की। हाँ ठीक है, जिस व्यक्ति ने नाम बेचा है उसके नाम की एंट्री कीजिए कि भैया आपको स्कीम में घर मिल चुका है, बात खत्म हो गई। उनको लाभ मत दीजिए, क्योंकि देखिए मैं हकीकत में बोलता हूँ, इस सारे में जो भी व्यक्ति घर बेचता है ना, गलती उसकी है, खरीदने वाली की नहीं है। वो व्यक्ति जानता है मैं बेच के चले जाऊंगा, मैं पैसा लेके चले जाऊंगा, और बाद में फिर ये भाई तो अपना करे, कुछ भी करे, मुझे क्या लेना। लेकिन खरीदने वाला फंस जाता है दोस्तों। तो इसके लिए आपको ही इस विषय में आवाज़ उठाना है, आपको ही तटस्थ होना है। आप यूनिटी बना के इस चीज़ को करिए, डालिए कि भैया समय समय पे बदलाव हुए, कानून बदलाव हुए, तो भैया इनेक्शन तबका 2006 का बना हुआ तो 2024 में कैसे लागू कर रहे हैं? तो भाई आप इनेक्शन की बात मत करिए, लेकिन जो चेंज ऑफ सर्कमटेंसेस है, जो बदलाव हुए हैं, वो तो रीवेरीफाई कीजिए। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ खरीदी बिक्री का प्रॉब्लम है, उसमें कितने ऐसे झोपड़ी धारक होंगे जो मूल है वो एक्सपायर हो गए, अब उनका नाम का ट्रांसफर्स है, तो वो सब क्लियर कीजिए ना, वो सब क्लियर कीजिए ना। सरकार क्यों नहीं कर रही है, या ये कंप्लेंट अथॉरिटी क्यों नहीं करना चाहती, या बिल्डर क्यों नहीं कराता है, ये सोसाइटी क्यों नहीं कराती है? बिल्डर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके अंदर ना नुकसान है ना फायदा है, ना सोसाइटी को तकलीफ। कि सोसाइटी क्यों नहीं करती? भाई आपके लोग हैं, सपोर्ट कीजिए, आप बोलिए बिल्डर को भाई नहीं री सर्व करवाइए, री वेरीफाई करवाइए, इतने झोपड़े का तो करवाइए। आप लिस्ट निकालिए किसके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स हुई है, किसके यहाँ पे कोई डेथ हो गई है, या किसी ने खरीदी बिक्री किया है, वो निकाल के री वेरीफाई करवाइए ना उसका।
उतने झोपड़े का तो करवा सकते हैं ना, क्योंकि उनका नाम अगर इलेक्शन में आ जाता है तो दोस्तों उनका लाइफ सेटल हो जाएगा, उनको एक घर मिलेगा, उनके मन की जो चिंता है ना खत्म हो जाएगी। दोस्तों आदमी जी खा लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन रहने के लिए छत की बहुत ज़रूरत है। बिना छत के वो कुछ नहीं कर सकता है। और मुंबई शहर माया नगरी है, यहाँ पे एक झोपड़ा लेना खाने का काम नहीं है। आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे लोगों को मदद कीजिए। आप भी जो सोसाइटी में लोग हैं वो भी मदद करिए, वो भी साइन कीजिए कि नहीं नहीं रीसर्वे करवाना पड़ेगा। ये हमारे भाई बंधु है, कहाँ जाएंगे? इनके पास डॉक्यूमेंट्स है, इन्होंने खरीदा है, पहले का आदमी पात्र है, भाई इनका ट्रांसफ़र पर चार्ज लीजिए। क्योंकि स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हुई है अभी तक, स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो उसको स्कीम इम्प्लीमेंट कब होती है? जब LOI मिलता है तब स्कीम इम्प्लीमेंट होता है। मतलब ये झोपड़पट्टी पुनर्वास क्षेत्र घोषित होता है। जब तक LOI मिलता है, झोपड़पट्टी पुनर्वास क्षेत्र घोषित नहीं होता है। तो अगर वो 17-18 साल से प्रोजेक्ट खटाई में पड़ा हुआ है, स्टैंड बाय में खड़ा हुआ, वहाँ कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों को दोषी कैसे मान सकते हैं? ये अलग बात है कि भैया बिल्डिंग बन रही है और एक झोपड़ा किसी ने खरीद लिया या टूटने के बाद खरीद, तो वो गलत है। इनके नाम के लाइट बिल्स है, इनके डॉक्यूमेंट्स है, इनको वेरीफाई कीजिए। आप ट्रांसफर चार्ज लीजिए ना, सरकार की रेवेन्यू बढ़ाइए ना, क्या तकलीफ क्या है? वो भरने को तैयार है ना। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या से निजात पाने का मैंने आपको रास्ता बताया है। देखिए, गलत काम करने के लिए मैं नहीं बताऊंगा कि आप एजेंट के पास जाइए 10 लाख दीजिए वहाँ पे हील लेकर, वो मैं कभी नहीं कहूँगा। जो है वो है। उसके बाद बचने का रास्ता यही है कि आप खुद लोगों को भी उसमें सपोर्ट में लाइए, सोसाइटी के ऊपर प्रेशर डालिए, और जितने पात्र सदस्य हैं जिनके एक्चुअल मूल है वो भी इनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये भी हमारे भाई बंधु हैं। ये बाहर से नहीं आए, ये अमेरिका पाकिस्तान के नहीं है, हमारे भाई बंधु हैं। तो इनको भी मदद करो दोस्तों। आज आप इनको मदद करो, कल ये आपको मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मदद का जरिया सिर्फ एक ही हो, जब मदद का माध्यम एक हो। बहुत तरह मदद कभी भी पड़ सकती है, मदद कभी भी पड़ सकती है। तो इसके लिए मदद की जरूरत के विषय मत सोचिए, आप मदद करिए। आपके भाई बंधु हमारे भाई बंधु है, वो उनको मदद कीजिए प्लीज़। आप लोग भी सिग्नेचर कीजिए उस पर और डिमांड कीजिए कि भाई नहीं, इन लोगों का रीसर्वे होना चाहिए, रीवेरिफिकेशन होना चाहिए। रीवेरिफिकेशन करके इनका नाम इलेक्शन में इंटर कीजिए। क्योंकि प्रोजेक्ट क्यों बंद था, तो इनकी गलती क्या? दोस्तों इनके परिवार की बात है, इनके घर की बात है, जो सरकार ने सपने दिखाए हैं कि आपके सपनों का महल, उसकी बात है। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आज की वीडियो यही थी। मैं बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर मुझे कहते हैं कि भाई सर आपने मेरा उसका जवाब नहीं दिया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छूट भी जाती हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे एक एक करके अपडेट करता हूँ मैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो पहले करना है। इम्पोर्टेंट सवाल है पहले करना है। हमारा इंटेंशन किसी की भावना को दुखाना नहीं, हमारा इंटेंशन सिर्फ एक है, यूनिटी बनाना, एकता बनाइए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। मेरी सोसाइटी बहुत लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने खरीदी, मुझे पता है, मैं चाहता तो उनका फ्लैट जब्त करा दे, लेकिन नहीं करा रहा हूँ। मैंने उनको बोला हूँ कि जिस दिन अगर ये जिया रहता मैं खुद आपको फ़ोन करके आपका ट्रांसफ़र करवाने के लिए डालूंगा मैं एप्लीकेशन। भाई घर खरीदा है किसी ने, मजबूरी में। झोपड़पट्टी में घर कौन खरीदता है? धन्ना सेठ खरीदते हैं, हम जैसे गरीबी खरीदते हैं। तो दोस्तों हमारे जितने भी झोपड़पट्टी के भाई बंधु हैं, उनसे निवेदन है कि अगर आपके इलाके में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो परेशान है तो उसे डराइए मत, उसे मदद कीजिए, उसे मदद कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।